हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है विशु कुमार। रीजनल ज्योग्राफी में आज हम जिस स्टेट को कवर करने वाले हैं, याद रखिएगा, इसका नाम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सबसे पहले तो इन दोनों ही राज्यों को एक साथ कवर करने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो जो आप इन दोनों ही राज्यों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कालांतर में, अर्थात आज से कुछ ही समय पहले, ये दोनों ही राज्य एक हुआ करते थे और इसका मैप जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता था। पश्चात इसका सेपरेशन होता है और सेपरेशन के कारण तेलंगाना एक नया राज्य बनता है। याद रखिएगा कि यह जो राज्य है, एक्चुअल में जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं, यह राज्य एक है तेलंगाना और एक आ रहा है आंध्र प्रदेश। परंतु ज्योग्राफिकल रीजंस के अकॉर्डिंगली आप पाएंगे कि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सेम है। और इवन यदि मैं ये कहूँ कि भाई इन दोनों ही राज्यों का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये लगभग चट्टानों के बारे में, लगभग खनिजों के बारे में, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ये लगभग सेम दिखाई देता है। दैट इज वाई इन दोनों को मैंने सेम ही डिस्कस किया है, यानी कि एक ही वीडियो में डिस्कस करने का सोचा है। यहां ज्योग्राफिकल रीजंस के अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो एक को कहा जाता है रायलसीमा पठार और एक को कहा जाता है तेलंगाना प्लेट्यू। अब पहले मैप कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, बाद में इसका सेपरेशन होता है और सेपरेशन के द्वारा एक नया राज्य बनता है, दैट इज तेलंगाना। और याद रखें कि इसके दक्षिणी भाग को नाम दिया जाता है, यह है हमारा रायलसीमा वाला एरिया। और इन दोनों को प्रवाह विभाजित करने वाली एक नदी जिसका नाम है कृष्णा नदी, ये जाती है मछलीपट्टनम के पास और अपना मुहाना बनाती है। कुछ इस तरीके से जब आप इस रीजनल ज्योग्राफी को अध्ययन करते हैं और बेसिकली जब आप ज्योग्राफी को अध्ययन करते हैं तो एक एक लोकेशन आपके माइंड में अच्छे से सेटल डाउन होती है। अब जैसा मैंने आपके सामने ये मैप बनाया, तो मैं आशा ये कर रहा हूं कि यदि आप ऐसा मैप ना बना पाए तो कम से कम इसका जो रीजनल एनालिसिस है इसको अच्छे से याद रखें भाई, कि विशाखापट्टनम कहां आता है, मछलीपट्टनम कहां आता है, कोलेरू लेक किन दो नदियों के मध्य में स्थित है और इसकी लोकेशन कहां पर बेसिकली स्थित है, इसको अच्छे से आप डिस्कस कर लें। क्लियर? तो एटलस आप अपने सामने रखें और यदि एटलस नामक बुक को आप हाथ नहीं लगाते हैं, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते हैं, तो मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी PDF को ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। और ना केवल आप इसको डाउनलोड करें बल्कि आप डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको पढ़ भी लें। क्लियर? ताकि सभी चीजें आपके माइंड में बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएं, बेटर तरीके से सेटल डाउन हो जाएं, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और साथ में वे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि अपनी तैयारी को और भी अच्छे से, बहुत ही माइन्यूट लेवल से कवर अप करना चाहते हैं, उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए याद रखें स्टडी IQ हिंदी ने अपने प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर मैंने पहले से कुछ मैप बना रखे हैं, यहाँ स्टडी IQ हिंदी ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिज्ञा प्लस बैचेस लॉन्च किए हैं। इनकी आज लास्ट डेट है, तो आपको आवश्यक रूप से ये बात याद रखना है कि भाई 10 सितंबर से यहाँ पर बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं और अमृत उपाध्याय सर के गाइडेंस में आपको पूरी पॉलिटी कवर अप करने का मौका मिल रहा है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद लगता है, अच्छा लगता है और समझ में आता है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि एक डिस्काउंट कोड है। इससे यूज करने पर आपको मेरा गाइडेंस मिलेगा, यानी कि आपका मेंटोर मैं रहूंगा, आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा जो भी स्पेसिफिक आप चाहते हैं। मेनली मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, तो यहां पर मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मुझसे मिल सकता है यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा 24,999 रुपए में। बट टेक्निकलिटी में यदि आप देखेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई एक स्पेसिफिक ईयर का, जो भी आपका टारगेट है आपको उस ईयर का, यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो ये पूरी फीस ना केवल रिफंड होगी बल्कि आपकी जो वैलिडिटी है यह भी 1 ईयर के लिए एक्सपेंड कर दी जाएगी। और साथ में आपकी MRP अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपकी मेंस की प्रिपरेशन, ऑप्शनल की प्रिपरेशन और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो समय आई थिंक बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं, तो आप इन बैचेस का जल्द से जल्द पार्ट बने, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। यदि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, क्योंकि अच्छा इंस्टीट्यूट बेसिकली वही होता है जहां फैकल्टी स्वयं यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं यूपीएससी के फैकल्टी की ही बात करूंगा। तो एक अच्छा फैकल्टी और एक अच्छा इंस्टीट्यूट वो होता है जिसने कभी ना कभी उस एग्जाम को फेस किया हो। और स्टडी IQ हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप पाएंगे कि हर फैकल्टी कभी ना कभी इस एग्जाम को जी कर बैठा है। और ये जो
पढ़ाते हैं आपको, ये यथार्थता के आधार पर, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर और उदाहरणों के आधार पर अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर आपको उसमें रचते और बसाते हैं कि सर कैसे आप उस सब्जेक्ट को फील करते हैं। फिर चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे पॉलिटी हो, या फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आप उसको कैसे रियलिटी में यूज कर सकते हैं और कैसे रियलिटी में आपको उसको अप्लाई करना है, ये सभी बताया जाता है। दैट इज वाई स्टडी IQ IAS के ये प्रतिज्ञा पैचेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो टाइम कम बचा हुआ है और बिना देरी किए हम प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। देखिएगा, यहां पर पहले मैंने एक मैप बना रखा है जो कि बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक कंपाइल मैप है। इस मैप के अकॉर्डिंगली यदि हम देखने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो आप याद रखें कि इस पूरे एरिया को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इसका तटीय क्षेत्र, और यह तटीय क्षेत्र वह है जो कि बेसिकली बॉर्डर क्रिएट करता है बंगाल की खाड़ी सागर के साथ, अर्थात बंगाल की खाड़ी सागर के साथ यह सीमा बनाता है। और जब बंगाल की खाड़ी सागर के साथ यह सीमा बना रहा है तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि भाई यहां पर जो यह तट दिखाई देता है बंगाल की खाड़ी सागर के तट पर, इसे नाम दिया जाता है उत्तरी सरकार तट। और इसी उत्तरी सरकार तट पर एक जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सिटी है, इसका भी नाम आपको आवश्यक रूप से याद रखना होता है, दैट इज विशाखापत्तनम। यहां पर आपको दिखाई देगा विशाखापत्तनम। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस आंध्र प्रदेश का एक पोर्ट भी है, जो कि पहले ऑफ कोर्स रहा होगा तेलंगाना का भी एक पोर्ट, बट तेलंगाना अलग हो गया तो अब तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री आता है, लैंडलॉक्ड स्टेट आता है, अर्थात जो किसी भी सागर के साथ या फिर किसी भी अन्य नेशन के साथ बॉर्डर क्रिएट नहीं करता। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले आपको विशाखापत्तनम दिखेगा, और ये विशाखापत्तनम मेनली जाना जाता है अपने पोर्ट के लिए, और जहां कहा जाता है कि एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। विशाखापत्तनम ये एक बंदरगाह है। और मैंने ये बात आपको पहले ही बता रखी है कि भाई जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बंगाल की खाड़ी सागर में जितने भी बंदरगाह हैं ये नेचुरल नहीं है, ये मानव निर्मित दिखाई देंगे। कंपैरेटिवली जब हम महाराष्ट्र का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि मुंबई जो पोर्ट है ये एक नेचुरल पोर्ट का उदाहरण है, चाहे वो मैंगलोर पोर्ट हो, ये एक नेचुरल पोर्ट का उदाहरण है। इसका मेन रीजन है कि यहां पर आपको सागर क्षेत्र नजदीक दिखाई देगा, और सागर क्षेत्र के नजदीक होने का मेन रीजन है कि एक्चुअल में पश्चिमी तटीय क्षेत्र निर्मित है निज्जमनकारी बल के कारण, और निज्जमनकारी बल क्या होता है ये आपने महाराष्ट्र में देख लिया हो। और जब आप पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये निर्मित है निर्गमनकारी क्रिया के निर्गमनकारी बल के कारण। और ये निर्गमन बल क्या होता है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा 2 नदियों के बारे में। एक है गोदावरी नदी और एक आती है बच्चे, ये है हमारी कृष्णा नदी। ये दोनों ही नदियां जाती हैं, उद्गम लेती है एक, जैसे गोदावरी की हम बात करें तो लास्ट वीडियो में महाराष्ट्र जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से होता है जो कि नासिक के पास है, और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है जो कि दक्षिणी महाराष्ट्र में आती है। और ये दोनों ही नदियां निकलकर अपना मुहाना बनाती हैं, तेलंगाना में भी प्रवाहित होती हैं, ये उत्तरी तेलंगाना और ये दक्षिणी तेलंगाना, और यहां से ये प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। अब चूंकि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का स्लोप पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए ये साइड बह रही हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब आप यहां पर देखेंगे तो 2 प्लेसेस हैं यहां पर, जैसे जब आप इस वाले रीजन को देखते हैं, कृष्णा नदी वाले रीजन को, तो यहां पर आपको दिखाई देती है एक प्लेस जिसको कॉल किया जाता है, दैट इज मछलीपट्टनम। यहां पर मछलीपट्टनम वाला क्षेत्र है ये, यहां पर आती है कृष्णा नदी और अपना मुहाना बनाती है, दैट्स इट। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको एक और क्षेत्र मिलेगा, दैट इज, इसको नाम दिया जाता है राजमुंदरी। यहां पर आती है राजमुंदरी। अब एक्चुअल में ये यहां पर नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, अर्थात यहां पर आपको दिखाई देगा ये है राजमुंदरी। अब ये क्या है भाई, तो इसको नाम दिया जाता है, दैट इज ये है हमारा यनम। ये है यनम वाला क्षेत्र जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का एक जिला है, इसको नाम दिया जाता है यनम क्षेत्र, है ना। पुडुचेरी के बारे में मैंने बताया है ना कि इसके 4 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, तो बस उन्हीं में से एक जिला है ये यनम वाला क्षेत्र। आता किसमें है? पुडुचेरी में। ये गोदावरी नदी के डेल्टा के आसपास ही आपको लोकेटेड मिलेगा, और इसके पीछे दिखाई देता है दैट इज राजमुंदरी। मैं रफ इसलिए करता जा रहा हूं क्योंकि अब आवश्यक ये होगा भाई कि मैं यहां पर नोट डाउन करते जाऊं, क्योंकि यदि मैं नोट डाउन नहीं करूंगा
तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाए। दैट इज वाई मैं यहाँ पर रफ कर कर उसको नोट डाउन भी करते जा रहा हूँ। ये है हमारा राजमुंद्री वाला क्षेत्र। इज दैट क्लियर? और राजमुंद्री के समीप यह गोदावरी नदी आकर अपना माउथ क्रिएट करती है, अपना मुहाना बनाती है। पश्चात इसके, चलो इसको मैं फिल कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेटर होगा। कारण यह है कि भाई यहीं से आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्लियर? अब याद रखना कि जिस एरिया में ये मुहाना बना रही है, इस पूरे एरिया को कॉल किया जाता है गोदावरी कृष्णा डेल्टा वाला एरिया। और यह गोदावरी कृष्णा डेल्टा मेनली क्यों फेमस माना जाता है, यदि आप इसकी बात करेंगे तो इसका डायरेक्टली रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया यूएसए रिलेशन से, है ना। किस प्रकार से है कि जब आप इस एरिया को देखते हैं तो यह पूरा क्षेत्र जाना जाता है एक गैस के उत्पादन के लिए, जो कि एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है और इससे कॉल किया जाता है शैल गैस। अर्थात यहां पर आपको शैल गैस के भंडार प्रचुर मात्रा में मौजूद दिखाई देते हैं। और ये शैल गैस का प्रयोग या फिर इस शैल गैस का उत्पादन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और याद रखें, वर्ष 2011 से पहले इस शैल गैस के भंडार को निकालने के लिए, ये शैल गैस यूएसए के अलास्का रीजन में भी पाई जाती है, परंतु इसको निकालना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी वातावरण में विलुप्त हो जाती है, वातावरण में खो जाती है। अब इसको निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की वनस्पति का यूज किया जाता था, जो वनस्पति हमारे राजस्थान में नॉर्मली उग जाती है। और इस वनस्पति को कॉल किया जाता है गुआर गम। ये आज भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। इसको निकालने के लिए, इसका उत्पादन करने के लिए गुआर गम का प्रयोग किया जाता था। अब जब यह बात मालूम चलती है यूएसए को, तो यूएसए डॉलर्स में इसको खरीदने का प्रयास करता है और खरीदने में सफल भी होता है, क्योंकि भारत अपने संबंधों के आधार पर अलग अलग देशों में इस गुआर गम को भेजता है। अब जब भारतीय कृषकों को यह बात पता चलती है कि सर, गुआर गम एक ऐसी वनस्पति है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको यूएसए बाय कर रहा है, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर में, तो यहां पर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, हरियाणा पंजाब वाला जो रीजन है, जो कि एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां के कृषक इसको उगाना चालू करते हैं, इसका भंडारण करना चालू करते हैं। अब इसको उगाया इतनी अधिक मात्रा में जाता है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना अधिक किया जाता है कि बेसिकली वह गुआर गम जो कि पहले हमारे कृषकों के पास पड़ी हुई थी एक कचड़े के आधार पर, जब इसका डॉलर में हमको मूल्य मिलने लगता है तो सोचें कि सामान्य किसान इसका कितना उत्पादन करेगा। अब जितना अधिक उत्पादन किया जाता है तो समय अनुसार इसकी मांग भी बढ़ती है, अर्थात इसकी डिमांड में भी वृद्धि होती है। और जब डिमांड में वृद्धि होती है तो इसके कारण इसके प्राइस में भी वृद्धि होती है। परंतु यूएसए जो कि इसको खरीद रहा था, ये बिना किसी अग्रिम सूचना के हमसे इसका व्यापार करना बंद कर देता है। कारण यहां पर यह होता है कि यूएसए को एक नई थ्योरी या फिर कहा जाए कि एक नई स्ट्रेटजी मालूम चलती है, एक नया प्रोजेक्ट के थ्रू, यानी कि बेसिकली प्रोजेक्ट तो यूएसए कई प्रकार के चलाता है, परंतु एक नई तकनीक को वह खोजता है जिसके द्वारा वह इस शैल गैस को और भी कम दाम में उत्पादित कर सकता था और भी कम दाम में यह अलास्का क्षेत्र से निकाल सकता था। इसकी सूचना यूएसए चाहता तो पहले दे सकता था, परंतु दिया नहीं, और ना दे पाने के कारण कृषकों के पास जो गुआर गम पड़ी हुई थी या फिर जो गुआर गम का भंडार रखा हुआ था, वह अब नष्ट होना प्रारंभ होता है। अर्थात यहां पर भारतीय किसानों के लिए इनडायरेक्टली लॉस का सौदा किया यूएसए ने। अब भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भारत सरकार इस लॉस को किस प्रकार से रोके, और इस लॉस को रोकने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कृषकों से उस गुआर गम को खरीदा। और गुआर गम को खरीदने पर यह ज्ञात होता है कि वास्तविकता में यह आवश्यकता से अधिक नहीं है, यह इतनी अधिक है कि लगभग 10 वर्षों तक भी इसका यदि यूज किया जाए तो यह खत्म नहीं होने वाली। अर्थात यूएसए की एक गलती के कारण हमारा जो यह गुआर गम का भंडार था यह सड़ने लगा। अब भारतीय कृषकों को नुकसान से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खरीदा और खरीद कर इसको इंडियन ओशन के बीच में जाकर छोड़ दिया गया। जितना भंडारण कर सकते थे किया, परंतु अब आवश्यकता से अधिक है तो क्या किया जाए, तो हिंद महासागर के बीच में हमें छोड़ना पड़ा। यानी कि भारतीय कृषकों का नुकसान ना हो, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉस झेल लिया। और इसी को कहा जाता है कि गोदावरी कृष्णा डेल्टा का डायरेक्टली रिलेशन आपको समझ में आएगा किससे, इंडिया यूएसए रिलेशन से। अब जरा यहां पर यदि एक बात हम गौर करें तो ये गोदावरी कृष्णा नदियों के मध्य में एक झील दिखाई देती है, एक झील मौजूद है बेसिकली, और इस झील को नाम दिया जाता है कोलेरू लेक।
यहां पर आपको जो झील नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड कोलेरू लेक। अब ये कोलेरू लेक के बारे में आप याद रखें कि यह वर्ल्ड की, है ना, भारत की ही नहीं, यह वर्ल्ड की एक ऐसी लेक है जो कि पहले लैगून झील हुआ करती थी, परंतु वर्तमान कंटेक्स्ट में यदि आप देखें तो वर्तमान में यह एक डेल्टाई झील का उदाहरण है। भाई लैगून झील क्या होती है और डेल्टाई झील क्या होती है, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सागरीय क्षेत्र में स्थित खारे पानी की जो झीलें होती हैं उन्हें कॉल किया जाता है लैगून झील। और यहां पर यह जो आपको दिखाई दे रही है कोलेरू लेक, यह एक प्रकार की लैगून झील है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी सागर का जल इसमें निहित होता है और ऐसी यही झीलें बाद में बन जाती हैं अन्य प्रकार की झील, जिसमें से यह जो कोलेरू है यह एक प्रकार की डेल्टाई झील है जो कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य में आपको नजर आती है। वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी लेक है वर्ल्ड की, है ना, मतलब कि ये वर्ल्ड कंटेक्स्ट के अनुसार भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि भाई यहां पर यदि आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। दैट इज वाई पीछे से जितने भी अवसाद ये नदियां लेकर आ रही हैं, इन अवसादों का निक्षेपण हो रहा है इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में। और जब पूर्वी तटीय क्षेत्र में इन अवसादों का निक्षेपण किया जा रहा है तो यह तटीय क्षेत्र जो कि पहले जलमग्न था, अवसादों का निक्षेपण होते 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 यह तटीय क्षेत्र बाहर आ गया और सागरीय क्षेत्र पीछे चला गया। और सागरीय क्षेत्र के पीछे जाने के कारण हम बोलते हैं कि यह तटीय क्षेत्र पहले जलमग्न हुआ करता था, अवसादों के जमाव के कारण यह बाहर आया और इसी को कहा जाता है निर्गमन की क्रिया। और चूंकि यह निर्गमन की क्रिया द्वारा निर्मित है, इसीलिए जो झील पहले इस पॉइंट पर हुआ करती थी और सागर क्षेत्र के समीप थी, जब यह सागर पीछे चला गया तो अब यह डेल्टा के मध्य वाले क्षेत्र में आ गई। और जब मध्य वाले एरिया में आई तो इसीलिए इसको कॉल किया जाता है एक डेल्टाई लेक या फिर एक डेल्टा झील, डेल्टाई झील। क्लियर? तो यहां पर याद रखिएगा कि ये कोलेरू झील वर्ल्ड की एक ऐसी झील है जो कि पहले हुआ करती थी लैगून झील, परंतु आज वर्तमान कंटेक्स्ट के अनुसार यदि आप देखेंगे तो यह डेल्टाई झील दिखाई देती है। साथ में यहीं पर जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहां पर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने के लिए मिलेगी और इसका नाम है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, ये कोरिंगा बर्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ये एक प्रकार का पक्षी अभ्यारण्य है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण क्या है भाई कि ये यनम के समीप आता है और यहां पर इवन आप पाएंगे कि साइबेरिया से, कैस्पियन सागर से, काला सागर से तक पक्षी यहां पर प्रवास करने के लिए आते हैं। प्रवास का मतलब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो निवास करने के लिए आते हैं, यानी कि प्रवास करने का मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, जो माइग्रेट करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान आती हैं, इनको कहा जाता है प्रवासी पक्षी। यहां पर साइबेरिया, कैस्पियन सागर और अन्य क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, हमेशा याद रखिएगा आप। और इसीलिए यह ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली भी और एनवायरमेंट इकोलॉजी सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर यह रामसर साइट के ये आर्द्रभूमि क्षेत्रों के अकॉर्डिंगली भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिकली वेटलैंड एरियाज में ही आप पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के पक्षियों का आगमन विदेशों से होता है। क्लियर? और साथ में जब आप नीचे आते हैं तो याद रखें यह जो नदी है यह है पुलेरू नदी, और यह पुलेरू नदी जिस एरिया में अपना मुहाना बनाती है इसको कहा जाता है नेल्लोर वाला रीजन। तो यह है हमारा नेल्लोर वाला क्षेत्र, और यह नेल्लोर क्षेत्र बेसिकली फेमस माना जाता है एक नदी के मुहाने के लिए, और इसका नाम है पुलेरू नदी, पुलेरू रिवर या फिर पुलेरू नदी, और ये रीजन है नेल्लोर। ये बेहद फेमस स्थान है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है। इवन यहाँ पर जो काकीनाडा है, आपने अक्सर यदि आप ये टॉलीवुड की मूवी देखते हैं, साउथ की मूवीज देखते हैं, तो वहाँ पर आपने काकीनाडा का नाम अवश्य सुना होगा। यानी कि ये काकीनाडा बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है एक टूरिस्ट प्लेस के लिए। क्लियर? ये कहीं ना कहीं आपने अवश्य सुना होगा, या फिर अभी नहीं सुना होगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप आने वाले समय में इसको जब आप साउथ की मूवीज देखते हैं तो अवश्य सुनते होंगे। बेसिकली अब वेब सीरीज आ गई हैं तो वेब सीरीज के द्वारा हम मूवीज को भूल गए हैं लगभग, परंतु हाँ ये बात सही है कि काकीनाडा और ऐसी कई प्लेसेस हैं जो कि मूवीज से हमको, जिनके बारे में मूवीज से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और मूवीज के आधार पर एक प्रकार से गैस किया जा सकता है कि हमारे लिए यह कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इज दैट क्लियर?
यानी कि कहने का अर्थ ये कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको इतना सिखा देती है, इतना सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप हर कहीं पर कॉन्सेप्ट ढूंढने लगते हैं, है ना, जो कि बहुत हद तक सही भी है कि भाई बिना कॉन्सेप्ट के चीज़ें कैसे कारगर हो सकती हैं, और यदि कॉन्सेप्ट नहीं है चीज़ों में तो ये किस प्रकार से आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिएगा ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर यदि आप देखें तो अब एक और लेक आपको मिलेगी जो कि आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण लेक है। यह है पुलिकट झील, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में भी लोकेटेड है, और इसके नीचे आता है तमिलनाडु वाला सेक्शन, ये तमिलनाडु के अंतर्गत भी आती है। याद रखिएगा कि यहाँ पर इस पुलिकट लेक के मध्य में एक द्वीप मौजूद है, और इस द्वीप को नाम दिया जाता है दैट इज श्री हरिकोटा आइलैंड। और इस श्री हरिकोटा के बारे में बताइए, इसको किसने बसाया था कमेंट सेक्शन में मुझे। क्लियर, इसका नाम है श्री हरिकोटा आइलैंड, और इसी का नया नाम है सतीश धवन। इसी को कॉल किया जाता है बेसिकली सतीश धवन आइलैंड भी, इसका नाम नहीं है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड आपको दिखाई देगा, इसका नाम है श्री हरिकोटा आइलैंड, जहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड भी मौजूद है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं भाई। ये एक द्वीप है, और इसरो के बारे में अभी जो चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 जो लॉन्च किए गए हैं, इसमें इस श्री हरिकोटा आइलैंड का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शायद आपने इनके बारे में सुना होगा कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ये कब लॉन्च किए गए, इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका नाम है, यानी कि जो चाहे स्पेस रिसर्च सेंटर की बात करें या फिर रॉकेट लॉन्चर की हम बात करें, तो एक मैंने बताया था उड़ीसा वाले सेक्शन में, एक मैं बता रहा हूं यहां पर। आप मुझे बताएंगे कि यहां पर जो लॉन्चिंग पैड है इसका क्या नाम है। मैंने हिंट दे दिया है, यदि आप मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आई थिंक आप इसका आंसर इजिली मुझे कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। पश्चात इसके याद रखें कि अभी जो हमने डिस्कस किया है यह तटीय मैदान वाला एरिया, अर्थात ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एक भाग जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, और इसी को एक नाम से जाना जाता है दैट इज उत्तरी सरकार तट। इसको नाम दिया जाता है उत्तरी सरकार तट। जो उड़ीसा में था इसको क्या नाम दिया था, इसे दिया गया था उत्कल तट, और ये आता है उत्तरी सरकार तट। महाराष्ट्र वाले को क्या बोला था हमने, कोंकण तट, और गोवा में भी था कोंकण, तो ये आया उत्तरी सरकार। ये सभी नाम आपको याद रखना है, ये उत्तरी सरकार तट की मेजर सिटीज हैं। और यहां पर यह जो लोकेशन मैं बता रहा हूं यह है बंगाल की खाड़ी सागर वाला एरिया। क्लियर, बंगाल की खाड़ी सागर, अच्छा तट लिखा है वो खाड़ी है एक्चुअल में। अब आप देखिएगा जब आप इसके पीछे आते हैं तो अब आपको पूर्वी घाट पर्वत दिखाई देगा, और चूंकि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व दिशा की ओर है, दैट इज वाई आप पाएंगे कि यहां पर वे पूर्वी घाट पर्वत की कुछ पहाड़ियां ही मौजूद हैं, यानी कि जो पहले पर्वत हुआ करता था पहाड़ी के रूप में विद्यमान है। जरा इसके बारे में भी गैस करिएगा, इसके बारे में भी आप नोट डाउन करते जाइएगा कि पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, एक एक कर मैं इनका नाम लिख रहा हूं। देखिएगा सबसे ऊपर जहां पर गोदावरी कृष्णा नदियों का डेल्टा मिल रहा है उसके ऊपर जो पहाड़ी विद्यमान है इसको कॉल किया जाता है जिंदा गड़ा पहाड़ी। जी हां बिल्कुल सही है, जिंदा गाड़ दूंगा नहीं, जिंदा गड़ा पहाड़ी। क्लियर, तो ये इसका नाम है। सेकेंड जो आपको देखने के लिए मिलती है, आप उत्तर से दक्षिण की ओर यदि ऑर्डर याद करना हो आपको, जब आप नीचे आएंगे तो आपको गोदावरी कृष्णा नदियों का डेल्टा मिलेगा, सबसे ऊपर जिंदागढ़ा पहाड़ियां। अब जिंदागढ़ा पहाड़ी ऊपर है या फिर विशाखापट्टनम ऊपर है, आप गैस कर सकते हैं भाई कि विशाखापट्टनम आपको ज्यादा ऊपर दिखाई देगा, देन जिंदागढ़ा। इसके नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए कृष्णा नदियों के जस्ट नीचे आपको जो पहाड़ियां मौजूद मिलेंगी दैट इज शेषाचलम पहाड़ियां। और शेषाचलम की पहाड़ियां मेनली फेमस हैं लाल चंदन के लिए। आपको पुष्पा मूवी तो याद ही होगी, है ना, आपने देखी तो होगी। तो यहाँ पर ये जो शेषाचलम है ये मेनली रेड सैंडल के लिए जाना जाता है, रेड लाल चंदन के लिए फेमस माना जाता है, और यहीं का लाल चंदन का अवैध तस्करी की जाती है और ये पहुंचाया जाता है जापान तक। और जापान में इससे कई कार्य होते हैं, एक या दो नहीं, कई कार्य इससे किए जाते हैं। जैसे कई प्रकार के वाद्य यंत्र से बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस चंदन माना जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए एक सेकंड, मैं ना इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लिखता हूं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा शेषाचलम वाला एरिया, ये शेषाचलम यहाँ नहीं है, इस रीजन में आएगा, ये इसके नीचे आएगा, है ना, ये है शेषाचलम। पश्चात इसके याद रखिएगा मिलेगी आपको नल्ला मलाई, और फिर मिलेगी आपको वैलीकोंडा। ठीक है, ये कहां पर है तो देखिए सबसे ऊपर है जिंदागढ़ा। शेषाचलम में मेरा कंफ्यूजन था कि शेषाचलम एक्चुअल में आपको नीचे दिखाई देगी। अब जब आप इस रीजन में आते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है
कि दैट इज ये है नल्ला मलाई। हाँ, शेषाचलम के बारे में एक और बात याद रख सकते हैं भाई कि तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है, जब आप यहां पर जाते हैं तो इन्हीं पहाड़ियों से होकर आपको गुजरना पड़ता है। क्लियर। पश्चात इसके दैट इज ये है हमारी नल्ला मलाई, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत का ही विस्तार है। और फिर आती है ये है वैली कोंडा। वैली कोंडा के बाद आता है शेषाचलम एंड देन आता है पालीकोंडा। इसके नीचे आएंगे तो अब आपको देखने के लिए मिलेगी पालीकोंडा, है ना। और यहीं से एक नदी भी निकलती है, एक नदी भी प्रवाहित होती है जिसको नाम दिया जाता है पुलेरू नदी। इज दैट क्लियर। और जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगी नागारी हिल, दैट इज नागारी पहाड़ी या फिर नागारी हिल। यहां से एक नदी उद्गम लेगी और इस रिवर को कॉल किया जाता है बेसिकली पालार रिवर। क्या कहा जाता है इसको, ये है हमारी, एक सेकंड ऊपर हो सकता है क्या, हाँ, इसको कहा जाता है पालार रिवर। क्लियर। और ये भी जाती है बंगाल की खाड़ी सागर में। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा कि सबसे पहले तटीय क्षेत्र, फिर पूर्वी घाट पर्वत और उसकी पहाड़ियां। अब जरा यहां पर देखिएगा कि ये वाला रीजन अलग हुआ और ये बना हमारा तेलंगाना वाला रीजन या फिर तेलंगाना वाला क्षेत्र। और इस तेलंगाना पठार के बारे में हमको पढ़ना है। बेसिकली इस पूरे ही एरिया को हम नाम देते थे पहले आंध्रा प्लेट्यू या फिर आंध्रा का पठार। पश्चात इसके ये जब दोनों का सेपरेशन हुआ, अर्थात तेलंगाना अलग हुआ और आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तो तेलंगाना का पठार अलग हो गया और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज, इसे नाम दिया जाता है, जहां पर ये पहाड़ियां हैं, इसे कॉल किया जाता है रायलसीमा का पठार। यानी कि एक क्षेत्र बन गया रायलसीमा और एक क्षेत्र बन गया क्या, तेलंगाना प्लेट्यू। आंध्रा प्लेट्यू कहां पर है, तो ये वाला रीजन कहलाया आंध्रा का पठार। तो ये तीनों ही क्षेत्र अब अलग अलग आपको मौजूद देखने के लिए मिलेंगे। इनकी विशेषता क्या है भाई, तो इसके लिए एक और मैप आप ड्रॉ करिएगा। यदि आप मैप नहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि भाई आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पूरी वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आई रिपीट, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। और यदि ये ना मिले तो आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी यहां पर डाल लीजिएगा। और यदि इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी हो इसी मैनर में तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए वापस आते हैं। तो इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं भाई, जस्ट अ मिनट, इसको रफ किया जाए। जब आप यहां पर आएंगे तो देखो ये वाला जो रीजन है ना, इसे नाम दिया जाता है दैट इज तेलंगाना का पठार। ये हमारा तेलंगाना प्लेट्यू या फिर तेलंगाना का पठार। पश्चात इसके यह जो रीजन है इसे नाम दिया जाता है, यह है रायलसीमा प्लेट्यू या फिर रायलसीमा का पठार। और यह जो रीजन है इसे नाम दिया जाता है आंध्रा पठार। अब आंध्र पठार पर कई पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और इसी पठार का ही विस्तार है तटीय क्षेत्र। यहां पर भी आता है तटीय क्षेत्र, परंतु जब आप इसको माइन्यूट लेवल पर पढ़ेंगे तो यहां पर एक रिवर आएगी जिसको नाम दिया जाता है कृष्णा नदी। और ये कृष्णा वह नदी है जो कि रायलसीमा को और तेलंगाना पठार को सेपरेट करने का कार्य करती है। इसके उत्तर वाला जो भाग है इसे नाम दिया जाता है दैट इज, ये आता है तेलंगाना प्लेट्यू या फिर तेलंगाना का पठार। और जो नीचे वाला एरिया है इसे नाम दिया जाता है रायलसीमा का पठार, दैट इज रायलसीमा प्लेट्यू। इज दैट क्लियर। ये रायलसीमा पठार और फिर आता है ये है तेलंगाना प्लेट्यू या फिर तेलंगाना का पठार। ये दोनों ही क्षेत्र अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं भाई। जैसे रिपीट करना हो तो वही वापस से वही कंटेंट रिपीट होगा कि यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ कौन सी हैं और यहाँ की मुख्य पहाड़ियों में आप ये सब याद कर लेंगे कि नल्ला मलाई, वैली कोंडा, शेषाचलम, पालीकोंडा, नागारी। यहाँ की मुख्य रिवर कौन सी है, तो एक आएगी पुलेरू रिवर, एक आएगी पालाल रिवर और एक आएगी कृष्णा नदी। परंतु जब आप इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर एक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, एक प्रकार की रॉक पाई जाती हैं और इन चट्टानों को कॉल किया जाता है आर्कियन रॉक, है ना। और आर्कियन के साथ साथ यहां पर मिलेंगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें और इनमें मिलता है एक्चुअल में धात्विक खनिज। और यहां पर मौजूद यानी कि आंध्र प्रदेश में जो खान मौजूद है जिसको कॉल किया जाता है एक्चुअल में गोलकुंडा की खान, ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध मानी जाती है। कारण यह है कि यह डायमंड के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, हीरा उत्पादन के लिए। जो इस कोहिनूर हीरा की आप बात करते हैं वो इसी गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। और यदि भारत की सबसे प्रोस्पेरियस रॉक की हम बात करें, भारत की सबसे समृद्ध चट्टानों की हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि ये समृद्ध रॉक और कोई नहीं
धारवा क्रम की चट्टान है और इन धारवा क्रम की चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग हर प्रकार का धात्विक खनिज मौजूद दिखाई देता है। परंतु यहाँ आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर पाए जाने वाले धात्विक खनिज के कारण यहाँ अवैध खनन की समस्या है और यहाँ पर मौजूद धात्विक खनिज के कारण आप पाएंगे कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और साथ में ये दोनों ही क्षेत्र आते हैं कहाँ? वृष्टि छाया प्रदेश में, रेन शैडो जोन में, अर्थात यहाँ पर कम वर्षा भी होती है और कम वर्षा के कारण यहाँ पर पाई जाने वाली जो मृदा है यह भी अनुपजाऊ है, अर्थात मृदा की फर्टिलिटी यहाँ पर कम हो गई है। और चूंकि यहाँ पर पाई जाने वाली मृदा अनुपजाऊ है इसीलिए आप पाएंगे कि इस एरिया में मेनली तंबाकू का उत्पादन होता है। ये तंबाकू के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है यह क्षेत्र। और यही का एक प्लेस है जिसका नाम है गुंटूर। एटलस में आपको मिलेगा, एटलस में यह गुंटूर देखने पर मिलेगा। यह तंबाकू उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर? यानी कि इस क्लास में हमने आंध्र प्रदेश को रीजनल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली कवर किया है। यहाँ के रिवर्स के बारे में समझा। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, कारण ये है कि नेशनल पार्क हैं जैसे कि बर्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके बारे में हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि एक्चुअल में ये प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। बट अदर बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली यदि आप इसको डिस्कस करते हैं तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इज दैट क्लियर? यदि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो और वाकई में इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो आप इसे एक बार शेयर जरूर करें। और मेरा आपको सजेशन रहेगा कि प्रीवियसली जितने भी वीडियोस हो चुके हैं उनको एक बार अवश्य देखें। आप यदि हेल्प किया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और केवल एक बार तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।